नमस्कार बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12वीं का अध्याय 7 विकास यानी इवोल्यूशन इसका अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो विकास क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, विकास के क्या क्या सिद्धांत हैं, क्या क्या प्रमाण हैं, इन बिंदुओं पर आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए लिखा हुआ है, विकासीय जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीव रूपों के इतिहास का अध्ययन है। ठीक है ना, तो जीव विज्ञान में विकास का अध्ययन करना, पृथ्वी के विभिन्न जीवों में किस प्रकार से क्रमगत विकास हुआ है उसके अंतर्गत आता है, उसके इतिहास का अध्ययन करने से संबंधित आता है। ठीक है, वस्तुतः विकास में है क्या, वनस्पति एवं प्राणी जगत में करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर हुए परिवर्तनों को समझने के लिए जीवन की उत्पत्ति के बारे में एक समझ बनानी अपेक्षित है। ठीक है, तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है इसके बारे में समझ बनाने के लिए हमको इतिहास का अध्ययन करना पड़ रहा है। जीवों के विकास के संबंधित, विकास से संबंधित इतिहास का अर्थ यह है कि पूर्व में जीव कैसे थे और उनसे नए जीवों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इसका अध्ययन करना ही यह समझ को विकसित करेगा। कौन सी समझ को, कि जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार हुई और जीवों का विकास किस प्रकार हुआ। अर्थात हमें पृथ्वी, तारों और यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मांड के विकास को जानना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पृथ्वी के, तारों के और ब्रह्मांड के विकास के बारे में जो है हमको अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और ग्रहों और तारों की उत्पत्ति कैसे हुई, तभी हम यह जान पाएंगे कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। अटकलबाजियों से पूर्ण कल्पनित कहानियों के क्रम को देखने सुनने में आते हैं, तो बहुत सारी ऐसी काल्पनिक कहानियाँ भी हैं जो जीवन की उत्पत्ति को दर्शाती हैं। यह कहानी जीवन की उत्पत्ति और पृथ्वी नामक ग्रह पर जीवन के रूपों का विकास या जैव विविधता की है, जो कि पृथ्वी के विकास एवं स्वयं ब्रह्मांड के विकास की पृष्ठभूमि के साथ सन्निहित है। अब यहाँ देखते हैं, एक बिंदु आ गया हमारा, जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। तो यहाँ देखते हैं, जब हम साफ स्वच्छ अंधेरी रात में आसमान की ओर तारों को देखते हैं तो हम लोग एक तरह से बीते हुए समय की ओर देखते हैं। बीते हुए समय की ओर देखते हैं का अर्थ ये है कि हम तारकीय दूरियों को देख रहे हैं, मतलब लाइट ईयर को माप रहे हैं, और हम बीते समय का अर्थ यह है कि जो तारे हैं, ग्रह है, उनका जो निर्माण हुआ है वह आदिकाल में हुआ है, अभी तो नहीं हुआ है। तो उनको देखने का अर्थ यह है कि हम पूर्व में हुए ब्रह्मांडीय क्रियाकलापों को देख रहे हैं। इसी का अर्थ यहाँ पर बीते हुए समय को देखना निकाला गया है। आगे देखते हैं, आज हम जिन वस्तु को तारों के रूप में देखते हैं उनकी प्रकाश यात्रा लाखों वर्ष पूर्व शुरू हुई थी। हम जानते हैं कि ब्रह्मांड का धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, विस्तार होते जा रहा है। जितने भी ग्रह, उपग्रह, तारे आदि हैं वे सब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। वे हमसे करोड़ों अरब मील वर्ष दूर हैं और भी ज़्यादा दूर जा रहे हैं। हमारी आँखों तक उनका प्रकाश पहुँच रहा है ना। तो ये क्या है, प्राचीन समय में निर्मित वस्तु हैं जिनको हम आज देख पा रहे हैं। इसीलिए ये क्या है, भूतकाल की खिड़की की तरह है, जिससे हम भूतकाल को देख सकते हैं। ठीक है, तो हम सितारों को देखते हैं तो स्पष्ट रूप से भूतकाल में ताक झांक कर रहे होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर अर्थ समझ गए कि सितारों को देखना मतलब भूतकाल में ताक झांक करने का अर्थ यह है कि सितारों का या ग्रहों, उपग्रहों आदि का निर्माण कहाँ हुआ है, आदिकाल में हुआ है, इसलिए उनको देखने का अर्थ है आदिकाल की वस्तुओं को देखना। अब यहाँ देखते हैं, जीवन की उत्पत्ति को ब्रह्मांड के इतिहास में एक अनोखी घटना माना गया है। अभी तक ज्ञात जितने भी ग्रह हैं उसमें जीवन की उत्पत्ति कहाँ है, पृथ्वी पर बस हमको ज्ञात है। तो ये कैसी घटना है, एक अनोखी घटना है कि इतने बड़े ब्रह्मांड में एकमात्र ग्रह ऐसा है जहाँ पर जीवन उपस्थित है, अभी तक यह ज्ञात ग्रहों में। ठीक है, ब्रह्मांड विशाल है। सही मायने में कहा जाए तो पृथ्वी ही अपने आप में ब्रह्मांड की कणिका मात्र है। अगर ब्रह्मांड कोई बड़ी वस्तु है तो पृथ्वी उसमें एक कण के समान है इतने बड़े ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड अत्यंत ही प्राचीन, लगभग 20,000 करोड़ वर्ष यानी 20 बिलियन वर्ष पूर्व पुराना है। ब्रह्मांड कितना पुराना है, लगभग 20 बिलियन वर्ष पूर्व यानी 20,000 करोड़ वर्ष पूर्व पुराना है। ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं के विशाल समूह समेकित
हैं। ठीक है, तो ब्रह्मांड जो है उसमें बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं। जैसे हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मिल्की वे है। ठीक है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मिल्की वे। ठीक है, तो ऐसी अन्य बहुत सारी आकाशगंगाएं जो है ब्रह्मांड में उपस्थित हैं। ठीक है, आकाशगंगाओं में सितारों और गैसों के बादल एवं समूह समाहित रहते हैं। ब्रह्मांड के आकार को ध्यान में रखते हुए पृथ्वी केवल एक बिंदु मात्र है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हमें बिग बैंग नामक महाविस्फोट का सिद्धांत कुछ बताने का प्रयास करता है। तो बिग बैंग सिद्धांत क्या था? ऐसा माना जाता है कि आदिकाल में जो है एक बहुत बड़ा तत्व का बादल था और उस बादल में विस्फोट हुआ, जिसके कारण सूक्ष्म कण पूरे ब्रह्मांड में फैल गए। और जब इस महाविस्फोट के कारण जो भारी तापमान उत्पन्न हुआ, उस तापमान में जब कमी आई, ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, जो विस्फोट के कारण तापमान हुआ, बढ़ गया था ब्रह्मांड का। एकदम से धमाका होने से आसपास की चीज़ें कैसी होती हैं? दूर दूर तक फैल जाती हैं ना। तो यहाँ पर भी एक केंद्रित एक स्थान पर एक घने तत्व का बादल था, और जब उसमें बिग बैंग नामक विस्फोट हुआ तो वह जो तत्व था वो इधर उधर छोटे छोटे कणों के रूप में फैल गया। कुछ समय बाद हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसें बनी। ठीक, तो वो छोटे छोटे जो कण थे, तापमान में कमी आने के पश्चात उन्हीं कणों से हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसें बनी। ये गैसें गुरुत्वाकर्षण के कारण संघनीभूत हुई और वर्तमान ब्रह्मांड की आकाशगंगाओं का गठन हुआ। तो इन्हीं गैसों के कारण क्या हुआ? धीरे धीरे जो है आकाशगंगा का निर्माण होने लगा। मतलब संघनीभूत होना अर्थात वो जो गैसें थी वो आपस में जुड़ जुड़ के, है ना, और पिंड का रूप लेना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। अलग अलग तत्वों का निर्माण करना आरंभ कर दिया। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। और ब्रह्मांड की आकाशगंगाओं का गठन हुआ। मिल्की वे नामक आकाशगंगा के सौर मंडल में पृथ्वी की रचना 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व, यानी 450 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। तो जो हमारी आकाशगंगा है यानी मिल्की वे, इसकी रचना कब हुई? 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व हुई, यानी 450 करोड़ वर्ष पूर्व की लगभग मानी जाती है। और जो हमारी पृथ्वी है उसका निर्माण कब हुआ है? उसका निर्माण लगभग 400 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है। पृथ्वी का निर्माण कब हुआ है? लगभग 400 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आकाशगंगाएं और हमारी पृथ्वी जो है बहुत ही प्राचीन खगोलीय पिंड हैं। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं था। प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं था। जल, वाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया आदि धरातल को ढकने वाले गलित पदार्थों से निर्मुक्त हुई। ठीक है, तो यहाँ पर धीरे धीरे क्या हुआ? जल, वाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया आदि का निर्माण हुआ धरातल से, और सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों ने पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विखंडित कर दिया तथा हल्की हाइड्रोजन मुक्त हो गई। ऑक्सीजन ने अमोनिया एवं मीथेन के साथ मिलकर पानी, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों की रचना की। ठीक है, तो अमोनिया जो गैस थी और मीथेन गैस थी, जो पानी के साथ मिलकर उसने कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों का निर्माण किया। पृथ्वी के चारों ओर ओजोन परत का गठन हुआ। ठीक, और पृथ्वी के चारों ओर क्या हो गया? जो पराबैंगनी किरणों से जब हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई तो ऑक्सीजन ने अमोनिया और यहाँ पर जल का विखंडन हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और जो हाइड्रोजन थी वो मुक्त होकर हल्की होने के कारण जो है ऊपरी वायुमंडल की ओर गई, तथा ऑक्सीजन ने अमोनिया और मीथेन के साथ मिलकर पुनः जल और कार्बन डाइऑक्साइड का तथा अन्य गैसों की रचना की। और जो ऑक्सीजन थी उसने आपस में भी संघनित होकर ऑक्सीजन के परमाणुओं ने ओजोन का निर्माण किया, जिसने पृथ्वी के चारों ओर जो है ओजोन की परत बनाई, जो और पृथ्वी को ढक लिया, तथा अल्ट्रावायलेट किरणों का पृथ्वी के अंदर आना जो है बंद हो गया। ठीक, उसके पश्चात जब पृथ्वी ठंडी हुई तो जल वाष्प बरसात के रूप में बरसी और गहरे स्थान भर गए। ठीक है, पृथ्वी कैसे बनी थी? एक
ठोस खगोलीय पिंड था जिसमें कहीं पर बहुत बड़े गड्ढे थे और कहीं पर बहुत उभरे हुए स्थान थे। जो जहाँ पर गड्ढे थे, जब जलवाष्प जिसका निर्माण हुआ था वो वायुमंडल में, उसके कारण जो है पृथ्वी पर जो गहरे गड्ढे थे वह धीरे धीरे भर गए और महासागरों की रचना हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग 50 करोड़ 500 मिलियन वर्ष के बाद, अर्थात लगभग 400 करोड़ वर्ष पूर्व जीवन प्रकट हुआ। धरती पर जीवन कब प्रकट हुआ? लगभग 400 करोड़ वर्ष पूर्व प्रकट हुआ। ठीक है, अब ये जो जीवन प्रकट हुआ, इसी से संबंधित हम पूरा अध्ययन करने वाले हैं, है ना, कि यह जीवन कहाँ से आया। इसके बारे में अलग अलग सिद्धांत अलग अलग वैज्ञानिकों ने दिए हैं। तो जो ग्रीक दार्शनिक थे उनका यह मानना था कि जीवन जो है, जैसे अपन लोग को कोई पौधा उगाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस पौधे का बीज लगाते हैं, है ना, यानी स्पोर का प्रयोग करते हैं, बीजाणु का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति भी स्पोर के नाम से हुई, जिसे पेन स्पोर या सर्व बीजाणु कहा। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर जो जीवन है वह अंतरिक्ष में किसी स्थान से आया है। ठीक है, अंतरिक्ष से जैसे गमले में बीज डालते हैं, वैसे ही अंतरिक्ष से किसी स्थान से सर्व बीजाणु आए और उन्होंने धरती पर जीवन की उत्पत्ति की। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। वे सर्व बीजाणु को अपना मन पसंदीदा सिद्धांत मानते हैं। काफी समय तक यह भी माना जाता रहा कि जीवन क्षयमान और सड़ी हुई सामग्री जैसे कि भूसे, कीचड़ आदि से प्रकट हुआ है। पहले जो है वैज्ञानिकों ने देखा होगा कि अगर आप जैसे एक डबल रोटी का प्रयोग हम लोग छोटी कक्षाओं में 6वीं 7वीं 8वीं में देखते थे कि डबल रोटी को रख देते हैं तो सड़ने से उस पर क्या लग जाती है, फफूंद लग जाती है, और ज़्यादा समय तक रखेंगे तो उसमें छोटी छोटी इल्लियाँ आदि कीड़े भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो प्राचीन समय में जब वैज्ञानिक लोग इसको देख रहे थे तो उन्होंने सोचा कि जीवन क्षयमान और सड़ती हुई सामग्री से उत्पन्न होता है, जैसे भूसा, कीचड़ आदि जो सड़ता है उससे जीवन उत्पन्न होता है। लेकिन यह स्वतः जनन स्पोर्टेंशियन जनरेशन नामक सिद्धांत था, मतलब जीवन स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है। किंतु एक वैज्ञानिक थे लुई पाश्चर ने जो है इससे संबंधित अध्ययन किया स्पोर्टेंशियन जनरेशन से और उन्होंने कहा कि जीवन स्वतः ही उत्पन्न नहीं होता है। वो कैसे उत्पन्न होता है? पहले से उपस्थित जीवाणु के आधार पर या जीवन के लक्षणों के आधार पर ही उत्पन्न होता है। ठीक है, इसके लिए उन्होंने क्या किया, 2 फ्लास्क लिए। ठीक है, 2 फ्लास्क लिए और एक फ्लास्क में उन्होंने जो है सड़ा हुआ भोजन रखा और उस फ्लास्क को पूरी तरीके से जीवाणु रहित करके उसको कार्क से बंद कर दिया। और जो दूसरा फ्लास्क लिया उसमें भी उन्होंने सड़ी हुई भोज्य सामग्री रखी, दूसरे फ्लास्क में भी उन्होंने सड़ी हुई भोज्य सामग्री रखी और उसको भी यहाँ पर सड़ी हुई भोज्य सामग्री दूसरे फ्लास्क में भी रखी, किंतु उसका मुख जो है उन्होंने खुला छोड़ दिया। कुछ समय पश्चात उन्होंने देखा जिस फ्लास्क को उन्होंने कैसा किया था, जीवाणु रहित, जिस फ्लास्क को जीवाणु रहित किया था उस फ्लास्क में फंगस आदि सूक्ष्म जीव उत्पन्न नहीं हुए। किंतु जिस फ्लास्क को उन्होंने खुला छोड़ा था, जिसमें वायु का आवागमन सरलता से हो रहा था, है ना, वायु का आवागमन जिसमें सरलता से हो रहा था, उसमें जो है सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो गए। ठीक है, तो इससे उन्होंने माना कि वायु के अंदर जो है कुछ ऐसे जीवन के कण उपस्थित हैं जो कि सड़े गले पदार्थों पर बैठते हैं और स्वयं को जो है विकसित करते हैं। यानी स्वतः जनन का सिद्धांत उनके इस प्रयोग के आधार पर क्या हो गया, गलत सिद्ध हो गया। ठीक है, तो उनका कहना था, उन्होंने यह प्रदर्शित किया कि पहले से जीवाणु रहित किए गए फ्लास्क
तो यहाँ पर देखिए लिखा है, उल्काओं की अंतर वस्तुओं के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि ठीक ऐसी प्रक्रिया अंतरिक्ष के किसी अन्य स्थान पर घटित होती रही होगी। अन्य स्थान पर मतलब जैसे कि पृथ्वी पर आदिकाल की परिस्थितियाँ थी, मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया तथा उच्च ताप की उपस्थिति, है ना। इन उपस्थितियों में इसी प्रकार अलग अलग नाइट्रोजनिक क्षारकों का, अमीनो एसिड, शर्कराओं आदि का निर्माण हो रहा होगा। मतलब यह स्थिति ही क्या है, जीवन के आरंभ होने की आदि अवस्था है। मतलब इसी से क्या हो रहा है, जीवन का प्रारंभ होने का प्रथम चरण जो है, यहाँ पर जो गैसें हैं, मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया आदि का उच्च ताप पर इनके संघनन से विभिन्न कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होना ही क्या है, जीवन के विकास का प्रथम चरण है। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, जीवन के विकास का रासायनिक विकास भी कह सकते हैं। जीवन का रासायनिक विकास भी इस मिलर के प्रयोग से जो है सिद्ध हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। हमें यह आभास ही नहीं कि जीवन का स्वतः प्रकृति क्षम चयापचयी कैप्सूल कब पैदा हुआ। यहाँ पर देखिए एक शब्द आ रहा है, जीवन का स्वतः प्रतिकृति क्षम चयापचयी कैप्सूल, अर्थात प्रथम कोशिका का निर्माण किस प्रकार हुआ। प्रथम कोशिका कैसी मानी जा रही है, यहाँ पर कैप्सूल के समान मानी जा रही है, और प्रतिकृति क्षम यानी अपने ही समान दूसरे कैप्सूल को निर्माण करने में, यानी दूसरी कोशिका को निर्माण करने में सक्षम, और चय अपचयी यानी जीवन की प्रमुख क्रिया क्या है, चय और अपचय की जो क्रिया है वह कर सकने वाली एकल कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका का निर्माण किस प्रकार हुआ, इसके बारे में जो है अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया है। जीवन का प्रथम अकोशिकीय रूप 3,300 करोड़, ठीक है, जीवन का प्रथम जो अकोशिकीय रूप था 3,300 करोड़ अर्थात 3 बिलियन वर्ष पूर्व पैदा हुआ होगा। इसके बारे में क्या है, सिर्फ एक अनुमान लगाया जा रहा है कि इस समय के लगभग जो है जीवन की उत्पत्ति हुई होगी। ठीक है, ये रूप कैसा था, अकोशिकीय रूप था। ये कार्बनिक यौगिकों का संघनित स्वरूप था जिसमें जीवन के लक्षण पाए जाते थे। इसको जो है कोएसरवेट्स के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, कोएसरवेट्स। ठीक है, ये भीमकाय अणु आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड के बने होंगे। ये कैप्सूल अपने अणुओं का जनन भी करते रहे होंगे। सर्वप्रथम कोशिकीय प्रकार के जीवन का स्वरूप 200 करोड़ वर्ष पूर्व तक प्रकट नहीं हुआ होगा। ठीक है, मतलब 200 करोड़ वर्ष पूर्व लगभग तक जो अभी प्रोकैरियोटिक कोशिका को हम देखते हैं वह उत्पन्न नहीं हुई थी। कदाचित ये एक कोशिकीय रहे होंगे। जो कोएसरवेट्स थे यानी प्राथमिक जीवित अणु, वो कैसे रहे होंगे, एक लंबे समय तक जो है जल के अंदर उपस्थित रहे होंगे। सभी रूप उस समय जलीय वातावरण, तो उस समय जो ये कोएसरवेट्स थे जो कि क्या थे, कार्बनिक यौगिकों का और आरएनए आदि का संघनित स्वरूप थे, वो जल के अंदर उपस्थित रहे होंगे। लंबे समय तक ये जलीय वातावरण में रहे और लगभग 200 करोड़ वर्ष पूर्व तक वर्तमान समय की कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई। ठीक है, अजीवत जनन अर्थात जीवन की अजीवों से उत्पत्ति के सिद्धांत की स्वीकृति को आज बहुमत मिला है। ठीक है, तो जो मिलर का प्रयोग था उससे यह सिद्ध हुआ कि मिलर ने सबसे पहले क्या बताया कि अजीवित पदार्थ यानी कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन आदि से जो है पहले कोएसरवेट सबसे पहले कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ, नाइट्रोजनस और कार्बनिक यौगिकों का, और उसके बाद में उनसे कोएसरवेट्स जैसे संघनित आरएनए और कार्बनिक अणुओं के दीर्घ अणुओं का निर्माण हुआ जिनमें जीवन के आरंभिक लक्षण पाए गए। और इन्हीं संघनित कार्बनिक और आरएनए की चयापचयी कैप्सूलों, प्रतिकृति क्षम चयापचयी कैप्सूलों से प्राथमिक कोशिकाओं का निर्माण हुआ होगा। तो इससे अजीवित जनन अर्थात जीवन की अजीवों से उत्पत्ति के सिद्धांत को स्वीकृति मिली है और आज भी यह बहुमत में प्रचलित है। तो अजीवित जनन अर्थात अजीवों से उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रारंभ कहाँ से हुआ, मिलर के प्रयोग से हुआ है। ठीक है, और एक बार बन चुकने पर किस प्रकार
कोशिकीय जीवन के प्रथम प्रतिनिधियों ने आज की जटिल जैव विविधता प्राप्त की, इस पर आगे चर्चा करेंगे। और आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो और अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जैसे अन्य छात्रों तक इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास कीजिए, जिससे कि हम ज़्यादा अच्छा वीडियो बना के और आपको अध्ययन में सहायता पहुंचा सकें। धन्यवाद।